आर्टिकल 20 के बाद आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेकिन इस आर्टिकल के बारे में ज़्यादा नहीं बता रखा, बट मैं आपको बता दूं दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है, बस ये एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद तो खैर आर्टिकल 22 तो खैर अपने आप में कहानी है पूरी पूरी, उसके बारे में तो खैर बहुत बातें हो सकती है। बट आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो है ये बात करता है आपकी किसकी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी, इसे कहते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, इसमें क्या बता रखा है, इसे बता रखा है आर्टिकल 21 के अंदर कि हर इंसान के पास क्या है, हर इंसान के पास जो है अपनी लाइफ और लिबर्टी को जो है प्रोटेक्ट करने का जो है पूरा फंडामेंटल राइट है। और लाइफ एंड लिबर्टी इज़ अ वेरी, मतलब कि मैं कहूँगी बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही आई विल से डेप्थ आर्टिकल है। इसके अंदर जितने भी आर्टिकल, जितने भी राइट्स आपके हो सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्या मुझे सांस लेने का अधिकार है, कई पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, उन्होंने बोला कि सांस नहीं लेगा तू, अरे सांस ही कैसे नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो सोच रहे हम ही नहीं रहेंगे। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि राइट टू लाइफ में सांस लेना ही मेरा सबसे बड़ा अधिकार है, राइट टू ब्रीथ। अच्छा, खाना खाना, जीना, खुशी से जीना, हंसना, रोना, बोलना, बोलना चलो वहाँ आ गया, ये सब चीज़ें क्या लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें जिससे लाइफ चलती है। और थोड़ा बेसिक्स में आ जाओ, सोना, मैंने बताया था राइट टू स्लीप है हमारा, सोने का अधिकार इसी में आता है। राइट टू प्राइवेसी, मैं अपने रूम में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा है इसके बारे में दुनिया को मैं क्यों बताऊँ, समझ रहे, राइट टू प्राइवेसी इसी में आता है। एक आपका PS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2017 का केस है, मैं बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। राइट टू प्राइवेसी इसी का पार्ट है। कई लोगों की डिमांड है, अभी मैंने देखा था हाल ही में मनोज झा जी हैं, शायद मनोज झा जी बिहार के RJD के जो है राज्यसभा सांसद है, वो राइट टू हेल्थ के ऊपर जो है बिल लेके आए थे, प्राइवेट बिल लेके आए थे। क्योंकि भाई राइट टू लाइफ के अंदर आपका क्या है, अच्छा राइट टू इंटरनेट, इंफॉर्मेशन गैदर करना, अपडेटेड रहना, ये शायद मेरा इसी में आएगा या पता नहीं किसी और में आएगा, आई एम फॉरगेटिंग दैट। जितने भी तरह के आप राइट सोच सकते हैं ना जो आपके पास होने चाहिए या है, वो इसी में आते हैं। जब उसको कंप्लीट तरीके से बाहर निकालना होता है तो इसी आर्टिकल के बाहर निकाला जाता है। जैसे कि एजुकेशन का भी इसी का राइट हुआ करता था, राइट टू लाइफ में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी में आता था आपका एजुकेशन। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर ही आपका जो है आपका आर्टिकल आता था, तो उसको हमने अलग निकाला और आर्टिकल 21A में उसको डाला, जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ये हमने इसी में निकाला। हमने 2002 के अंदर जो है इसको यहाँ से बाहर निकाल के जो है एक अलग से फंडामेंटल राइट बना दिया। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था, आई थिंक मेरे हिसाब से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ही हुआ था। 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को अधिकार है क्या लेने का, शिक्षा लेने का। ये इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21A के तहत किया गया, इसी का पार्ट हुआ करता था, इसलिए इसके नीचे ही आया। और अधिकार कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं घर बना रहा हूँ, मैंने घर बनाया, मैंने अपना खुद का घर, अब कोई मुझे, मेरे सामने वाले मुझे कह रहे हैं कि भाई सूरज की किरणें जो है आपके छत पे कैसे आ रही है, 1 मंजिल और बनाओ या 1 मंजिल कम करो, ये कोई सेंस है? भाई सूरज की किरणें मेरा अधिकार है, मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। कोई आपसे कहे कि क्या कहते हैं जो है आपने घर बनाया है तो घर के बाहर जो आपने जो गेट लगा रखा है आप गेट बंद करो और घर के अंदर रहो, यही तो ले रखा है आपने, सिर्फ घर ले रखा है ना, बाहर निकलने का रास्ता थोड़ा ना ले रखा है। आपने कभी देखा है ऐसा कभी कि आपको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिया जा रहा? क्यों? भाई बाहर नहीं जाएंगे तो फिर जाएंगे कैसे घर से बाहर? ये भी तो आपके लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है ना, समझ रहे? ये सब चीज़ें किस में आती है? इसी में आती है। आपको किसी दिन ये इस आर्टिकल की बड़ी तवज्जो हुई 1975 में जब लगाया गया, मतलब कि इमरजेंसी लगाया गया, तो बताते कि इमरजेंसी में ऐसा बुरा हाल कर दिया गया था। तभी बाद में मोरारजी देसाई ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल 359 जो नेशनल इमरजेंसी लगता है 352 में, तो 358 में तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 को हटा देते हैं, मैंने अभी भी बताया था। 359 में बता रखा कि बाकी सारे फंडामेंटल राइट भी हटा देगा प्रेसिडेंट चाहेगा तो, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटा सकते।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नेशनल इमरजेंसी क्यों ना लग जाए, किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को थोड़ा खत्म कर दोगे यार। फिर इमरजेंसी लगा क्यों रहे हम? इमरजेंसी लगाने का मकसद ही तो ये है कि लोगों की जान की सुरक्षा और रक्षा। जब अंदर ही मार दोगे तो फायदा क्या है? लाइफ एंड लिबर्टी खत्म कर दोगे तो फिर फायदा क्या उस इमरजेंसी को लगाने का? तो दैट इज वाई प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी जो है दैट कम्स इन द एम्बिट ऑफ लाइफ, आई विल से दैट, मतलब कि ये ऐसी चीज़ है कि जो कहीं भी खत्म नहीं हो सकती। 1975 में ऐसा हुआ जब इमरजेंसी लगा, वॉशरूम तक नहीं जाने दिए थे यार, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता था कई बार। ये आपकी लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है या नहीं है? यू अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं मैं? ये है आपका आर्टिकल 20 एंड 21A। और भी अगर कोई राइट कभी आएगा, जैसे मान लो कि राइट टू हेल्थ अभी जो लेके आया मनोज जी, वो हो गया। अगर कल को वो फंडामेंटल राइट बनेगा तो कहाँ आएगा? आर्टिकल 21A के बी में आएगा या 21B बन जाएगा, इसी में से निकल के आएगा ज़्यादा आएंगे तो। जैसे आपके पास जैसे एक फंडामेंटल राइट हो गया राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर। ये अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर बनता है कल को जाकर तो किस में आएगा? आर्टिकल 21A के B C D ऐसे करके लिस्ट बनेगी। तो सारे के सारे किस में छुपे हुए? इसी में छुपे हुए। इसीलिए जो आर्टिकल जो राइट्स बाकी जगह पर नहीं है वो समझ लो सारे के सारे किस में है? आपके आर्टिकल 21 के अंदर है। जो भी आपके राइट्स और भी हो सकते हैं, अभी तक आपका वो अलग से राइट है, ऑर्डिनरी राइट है आपका, लेकिन जिस दिन इस लिस्ट में बन गया तो वो आपका फंडामेंटल राइट बन जाएगा। एजुकेशन को शुरुआत के दिनों में कहा गया कि फंडामेंटल राइट बनाओ इसे, लेकिन हमारे तब के फ्रीडम फाइटर्स या जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो थे हमारे लोग, उन्होंने मना किया, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक कैपेसिटी उस टाइम इतनी बढ़िया थी नहीं कि हर किसी को एजुकेशन को फ्री में प्रोवाइड किया जा सके। इतना पैसा हमारे पास नहीं था उस वक्त, हम इतना बड़ा देश चला रहे थे, इनकम का सोर्स हमारा उतना अच्छा था नहीं, इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ डेवलप हुई नहीं थी, सर्विसेज हमारे यहाँ तो थी, दुनिया में नहीं थी, तो हमारे यहाँ क्या होगी? तो इस चक्कर में हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं थी, इस वजह से हमने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं रखा। लेकिन देश की आज़ादी के 50 साल बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब कहा गया कि यार देश को आज़ाद हुए, संविधान को लागू हुए 50 साल हो चुके हैं और अभी तक जो है हमारे देश के अंदर शिक्षा जो है हम नहीं दे पा रहे, तो ये तो हमारे लिए बड़ी सोचने की बात है। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं, हमारा देश जो है अब इतना काबिल हो गया है कि हमारे बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा जो है मुहैया करवा सकता है। और याद करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बड़ा प्रचार हुआ था इसका। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे एक गाना बड़ा फेमस रहता था शिक्षा वालों के लिए, मतलब एजुकेशन के फील्ड के अंदर, स्कूल चले हम, सुनेंगे आप कभी, पुराने के टाइम में होता है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है गाना चला था, स्कूल चले, हाँ सब पढ़े हम। ये तो ये जो गाना था उसी टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ही फेमस हुआ था। ये आर्टिकल 21 उसी टाइम पे आया था 2000 के टाइम पे, 2002 के टाइम पे, ठीक है। हालांकि इसको लाने के बाद शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी, लेकिन बट हाँ, ये दैट वाज द थिंग दैट आई कैन स्पीक अबाउट। ये आर्टिकल 21A तक हो गया। एक आर्टिकल बस रह गया आपका आर्टिकल 22। थोड़ी सी लंबी कहानी है आर्टिकल 22 की, डिटेल में बात करनी है। संजय कितना टाइम है हमारे पास? हाँ 10 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा आर्टिकल पूरा, ठीक है। मैं नहीं चाहता और चाहता रहता कोई भी पॉइंट छोड़ने के लिए, इसीलिए मैं डिटेल में जा रहा होता हूँ। आर्टिकल 22 लिख ही देता हूँ मैं इसके अंदर। आर्टिकल 22 इसको कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है कारावास। Once you check that how much time we have left. Protection from detention and arbitrary arrest. हालांकि ये पहले आता है जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल, तो मैं फिर भी आपको, मेरा काम है समझाना, लिखना, ये सब करना, ये सब काम आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। देखो आपको जो है कारावास में ऐसे ही नहीं डाल सकते, इसके लिए आपके पास राइट है। और अगर आपको कारावास में डाला जा रहा है तो आपको किस तरह के राइट होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, इसके बारे में है ये। मतलब आपको जो है डिटेंशन और आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको जेल में डाल रहे हैं, तो इससे आपको बचाया जाएगा। एक तो आर्टिकल 20 है, ठीक है, उसमें मैंने बताया कि आपके रेट्रोस्पेक्टिव नहीं चलेगा या जियोपार्डी नहीं चलेगा, या आपका जो है कंपेल नहीं किया जाएगा आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। यहाँ पे क्या रखा है मान लो एक्यूज अगर आपको बना लिया गया मान लो, तो आपको एक्यूज करने में फिर किस तरह से प्रोसीजर चलेगा।
दो तरह के डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन, एक तो आपका हो गया कि दंडात्मक कारावास हो गया आपका, और एक आपका जो है दैट इज आई विल से निवारक। दो तरह के जो है आपके डिटेंशन होते हैं, और आपका निवारक ये कारावास, ये दो तरह के कारावास आपके पास है। प्यूनिटिव वाला क्या है, जब आपने कोई क्राइम किया या क्राइम लग रहा है कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपको एक्यूज बनाया जा रहा है कि हाँ आपने ही किया है, ठीक है, तो प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई क्राइम किया, शक की सुई आप पे गई, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और अरेस्ट जब किया जा रहा है उस टाइम पे जो डिटेंशन किया जाएगा आपको, उस डिटेंशन के अंदर आपके पास क्या क्या अधिकार है, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर बैंक से कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, और वहाँ से एक्स्ट्रा पैसे निकल के आ गए अपने आप, आपने कुछ नहीं किया था, एक्स्ट्रा ही निकल गया, कुछ हो गया भाई, भगवान आप पे मेहरबान हो गया, लक्ष्मी माँ आप पे मेहरबान हो गई, आप निकालने गए थे 500, उसके पीछे 2 जीरो अपने आप ही लग गए, आप ले आए पैसा, प्रशासन को लगा, बैंक को लगा कि ये तो पैसा निकाल के इसने कुछ जामतारा का बंदा है, ये झारखंड जामतारा का लग रहा है मुझे, इसने पैसे निकाले हैं, आपको अरेस्ट किया जा रहा है। आपका कहना है कि नहीं मैंने किया नहीं सर, अपने आप ही आपके बाई मिस्टेक आपसे जो है ट्रांसफ़र हो गया मेरे में, मैंने तो बस एक्सेप्ट किया है। मैंने कहा कि भगवान का प्रसाद है, हम काहे मना करें, हमने एक्सेप्ट कर लिया। और उनका कहना है कि नहीं नहीं तुमने जानबूझ के किया है और हमें ऐसा शक है कि आगे भी कर सकते हो, इसलिए हम तुम्हें चाहते हैं अरेस्ट करवाना। उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आपके पास आई। अब आपको अगर भरोसा है कि नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, तो आपके पास 3 तरह के अधिकार है। और ध्यान रखना, मैं ये सब चीज़ें एग्जाम के लिए नहीं बता रहा, इट्स अ रियलिटी। आपके पास 3 तरह के अधिकार होते हैं। पहला ये कि जब भी वो आपको अरेस्ट करेगा वारंट चाहिए। जैसे मान लो आप ये तो 50,000 साढ़े का केस या 5,000 10,000 का केस हो गया, लेकिन बड़ा केस कभी भी होगा, ठीक है, आपको टेररिस्ट बताया जा रहा है कि यू आर अ टेररिस्ट। अच्छा, वारंट का है, आपको अरेस्ट करने के लिए पहले क्या चाहिए, उसको वारंट चाहिए। ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, किस ग्राउंड के आधार पे पुलिस आपके पास आएगी, आपको ऐसे थोड़ा ना अरेस्ट कर लेगी। आप रास्ते में चल रहे हैं, पुलिस ने गाड़ी रोकी, आपको अंदर ले लिया, अरे तो आपको बताएगी ना कि यार, आप तो पूछेंगे ना कि यार सर जी किस लिए अंदर कर रहे हो सर, तो उसको चाहिए वारंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो नहीं करवाते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कोई इंसिडेंट हो गया और एक पर्सन की डेथ हो गई, पर्सन की लाश है, चाकू है और मारने वाला भी सामने खड़ा है। मान लो पुलिस उसी टाइम पे एंटर हो गई, ठीक है, और पुलिस अगर वहाँ पे एंटर हो गई, उसने देखा कि चाकू है, मरने वाला पर्सन है, मारने वाला पर्सन, तीनों के तीनों है, यहाँ पे क्या ग्राउंड बताना, इस पर कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं है। समझ रहे आप बात को। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो कि चाकू है, पुलिस है, चाकू है और मारने वाला जो इंसान मरा है वो इंसान है, लेकिन जिसने मारा है वो इंसान नहीं है, लेकिन शक है कि आप हो वो, तो वो आपको अरेस्ट करने से पहले या आपको अंदर लेने से पहले क्या करेगा, आपसे इंक्वायरी करने से पहले आपको ग्राउंड बताएगा कि फलाना पर्सन के केस में हमें लग रहा है कि आप भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए आपसे हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारे पास आए। पहली चीज़ तो ये, तो आपको ग्राउंड बताया, फिर आप गए, जिसको कहते हैं वारंट। रिटर्न में होता है तो वारंट होता है, जो कुछ भी है। जैसे कई बार होता है कि कुछ मिनिस्टर्स के ऊपर, मिनिस्टर्स लोग बड़े लोग होते हैं भाई, बड़े लोग इन द सेंस कि भाई इतनी जल्दी, क्योंकि भाई उनके ऊपर बहुत से लोगों की नज़र होती है, उनको डिफेम करने के लिए भी केस में फंसाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास अधिकार है, किस चीज़ का, कि पहले आपको अरेस्ट करने से पहले ग्राउंड दिखाया जाए। तो वारंट चाहिए होता है उनको अरेस्ट करने के लिए, ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते आप। तो पहले आपको क्या दिखाया जाएगा, कभी भी अगर आपको किसी केस में फंसाया जाएगा या आपको किसी भी केस के अंदर डाला जाएगा तो आपको वारंट दिखाया जाएगा, ग्राउंड्स। लेकिन जब आपके सामने सब कुछ है, जैसे मैंने बताया कि मर्डर भी सामने है, और वेपन भी सामने है, तो फिर यहाँ पे क्या ग्राउंड दिखाना, यहाँ तो ग्राउंड अपने आप ही तुम क्लियर कर रहे हो, ठीक है, दैट इज ऑल। ये ग्राउंड वाला मैटर क्यों बता रहा हूँ मैं, आगे इसका काम है इसलिए बता रहा हूँ। एक होता है वारंट, दूसरा क्या है, आपके पास अधिकार है कि आप चुप रहे,
आप कुछ ना बोले और आप बोले कि सर मैं नहीं बोलूँगा, मेरा वकील बोलेगा, और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे वकील से बात करने का मौका दे, मुझे फ़ोन नंबर मतलब मुझे फ़ोन की व्यवस्था दे, मैं फ़ोन करना चाहता हूँ अपने वकील को। तो आपके पास अधिकार है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने लॉयर को फ़ोन कर सकते हैं, लॉयर हायर कर सकते हैं। वो लॉयर क्या करेगा, आपके बदले में केस लड़ेगा। तो लॉयर को हायर करना ये भी आपका अधिकार है। और तीसरा क्या है कि ये आपका अधिकार था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की कि 24 घंटे के अंदर आपको क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर जब से आपको अरेस्ट किया हुआ है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो है आपको प्रेजेंट करना उसकी जिम्मेदारी है 24 घंटे के अंदर। सबसे पहले क्या करना है, आपको वारंट दिखाएगा 24 घंटे आपको, उसके बाद जो है आपको लॉयर्स को रखने की का अधिकार है, और तीसरा 24 घंटे में आपको प्रेजेंट करे। वो 24 घंटे से ज़्यादा अगर आपको रखेगा तो आपको टॉर्चर करेगा, कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। इसलिए आपको क्या चाहिए, 24 घंटे में वो आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने छोड़ दे। मजिस्ट्रेट के बाद आपका लॉयर आपका केस संभाल लेगा। मैं यही बात अभी आपको बता रहा था कि भाई पुलिस की पावर कहाँ तक, जब तक कि आप 24 घंटे उसके पास है। 24 घंटे में वो आपको तोड़ेगा भी, तोड़ भी सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तोड़ेगा ही, लेकिन तोड़ सकता है, उसका अधिकार है। ठीक है, ये हो सकता है कि आप कुछ ना बोले, आप शांत रहे, बस आपको लग रहा है कि आप ठीक है तो बस आप चुप हो जाए। आप बोले कि बस सर मैं लॉयर्स को अपने फ़ोन करना चाहता हूँ, लॉयर को फ़ोन करना चाहता हूँ, लॉयर को फ़ोन किया, वो आ गया, बात खत्म होगी। 24 घंटे में उसको भेजना। इस 24 घंटे के अंदर वो एरिया एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिस एरिया, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लगा है। अब भाई कोई ट्रैफिक था, कुछ था, क्योंकि 24 घंटे में पुलिस वालों को प्रेजेंट करना पड़ता है, वरना पुलिस वालों को फिर कोर्ट बहुत सुनाएगी। सुना हाँ हाँ, किस पे? 15 दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे सीधा। अगर ज़्यादा कुछ हुआ, थाने की लापरवाही दिखाए तो थाना सस्पेंड कर देंगे पूरा। उसके लिए कुछ नहीं। हाँ, ये है कि आपका लॉयर्स बोलेगा कि सर मेरे क्लाइंट को जो है काफ़ी टॉर्चर किया गया है थाने के अंदर, आप शक्ल देख सकते हैं, इतना स्मार्ट हैंडसम सा लड़का था हमारा, मार मार के इसको मुगले आजम से पगले आजम बना दिया है। तो ये सब बातें आपका लॉयर बोलेगा। आप बताएंगे कि सर हाँ सर बहुत जाती हुई है मेरे साथ। ये आर्टिकल या मैं भी बताऊंगा ना, पूरी कहानी बताऊंगा कि ये अभी तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में बात नहीं कर रहा हूँ। सरदार पटेल इस आर्टिकल के बिल्कुल खिलाफ थे और अंबेडकर बिल्कुल फेवर में थे कि ना ना सर जी ये तो रखना ही पड़ेगा आपको प्रशासन चलाने के लिए। और दूसरी साइड सरदार पटेल कह रहे हैं कि ना 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 मैं इसको नहीं रखूंगा चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, अब मैं बताऊंगा ना कहानी क्या क्या हुई है इसके अंदर। बहुत अच्छा आर्टिकल है अपने आप में बताने के लिए। यही तो सबसे बड़ा मेन किस्सा है, यही तो होता है प्रोसीजर। कोर्ट, पब्लिक, पुलिस और कोर्ट, ये तीनों को एक साथ जोड़ता है ये वाला आर्टिकल कि पब्लिक पुलिस के साथ कैसे आती है, इन्वॉल्व होती है, और पुलिस कैसे कोर्ट में जाता है, और कोर्ट से फिर कैसे पुलिस पे या वाकई सिर्फ या वापस पुलिस के मतलब कि कोर्ट के पास ही कैसे रहता है ये मामला। ये पूरा का पूरा कहानी या अकेला आर्टिकल बताता है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। अभी तो मैंने कहा कि 10-5 मिनट में इस पर बात नहीं हो सकती, बहुत लंबे आर्टिकल है, अभी तो बहुत कुछ आएगा इसके अंदर। नहीं होगी तो अगली क्लास में बात करेंगे, बट फिर भी देखते जहाँ तक बात हो सकती है। तो पहले क्या है, वारंट, फिर लॉयर, फिर 24 आवर्स। 24 घंटे में एक बार अगर उसने पहुंचा दिया कोर्ट में आपको, उसके बाद पुलिस का काम खत्म। उसके बाद लॉयर्स को आप चढ़ा देना, बढ़ा देना कि सर ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, इस तरह की चीज़ें हुई है। आपके साथ कोई मेडिकल अगर आपके साथ जो है मतलब जाती हुई है, जैसे आपके पास कोई ज़्यादा जाती हुई है, कुछ ज़्यादा ही मारा गया आपको अननेसेसरली, तो आप अपने लॉयर को बता दें। लॉयर डिमांड करेगा इंडिपेंडेंट मेडिकल जांच की। मेडिकल जांच में पता चल जाएगा कि कितना टॉर्चर किया गया आपको। ऑब्वियस ही बात है, लिमिट क्या है, उसके पास कोई अधिकार ही नहीं अभी कुछ करने का। उसका अधिकार कब स्टार्ट होगा, अब होगा। दो चीज़ें, अब कोर्ट में मामला हो गया, पुलिस ने अरेस्ट किया, ग्राउंड बताया, आपने लॉयर हायर किया, 24 घंटे के अंदर पहुंचा भी दिया मजिस्ट्रेट के सामने, या क्या कहते हैं जज के सामने। जज के सामने तब पहुंचाएंगे जब सिविल मैटर होगा, और मजिस्ट्रेट के सामने तब पहुंचाएंगे जब क्रिमिनल मैटर होगा। जैसे एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक होता है सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट में ज़्यादातर क्रिमिनल मैटर्स चलते हैं। मैं क्रिमिनल मैटर्स की बात की तरफ समझा रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट के अंदर ये गए, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक पर्सन ने मर्डर किया है, मर्डर की जो लाश है वो भी सामने मौजूद है,
लाश को जिस चीज़ से मारा गया, जिस हथियार से मारा गया वो भी मौजूद है, और जिस इंसान ने मारा है वो भी मौजूद है, तीनों मौजूद है। और पुलिस वालों ने रंगे हाथ पकड़ रखा उस पर्सन को कि हाँ भाई रंगे हाथ उसको पकड़ लिया कि सर ये मर्डर करते पाया गया, सर ये एविडेंस है, ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और ये जो है आपका हथियार के ऊपर इसके फिंगरप्रिंट्स के निशान है, सब कुछ प्रूफ है। तो अगर सब कुछ प्रूफ है तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। कब तक के लिए? जब तक कि उसके ऊपर फाइनल सजा ना सुना दे, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए, ठीक है, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। जैसे मान लो कि उस पर्सन ने सब कुछ सारा कुछ प्रूफ हो गया, जुडिशियल कस्टडी में 10 दिन 5 दिन, 10 दिन 5 दिन, ये क्या होगा? ये कोर्ट का ही अपना एक कस्टडी होती है जिसे कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। इसमें पुलिस को भाई जब प्रूफ हो गया तो फिर पुलिस क्यों करेगी? इसका क्या चाहिए पुलिस को? और इस 10 दिन में क्या होगा? 10 दिन बाद, जैसे मान लो 2 दिन बाद फाइनली क्या कहते हैं, मतलब 2 दिन के लिए रखा गया जुडिशियल कस्टडी में, 2 दिन बाद क्या होगा? 2 दिन बाद उसको बुलाया जाएगा, उस पर्टिकुलर पर्सन को, और उसको दोबारा कोर्ट में बुलाकर अब की बार जो है कोर्ट कह देगा कि ताजीरात दफ़ा 302 के तहत मुजरिम जो है उसके खिलाफ सारे सबूत जाने की वजह से, ठीक है ना, ये साबित होने की वजह से, ठीक है, जितने भी दोष उस पर लगे थे वो सारे सिद्ध होने की वजह से जो है कोर्ट ये सज़ा सुनाती है कि इसे 7 साल के लिए जेल या फांसी या जो भी। तो उसके बाद जो है ये जुडिशियल कस्टडी से चला जाएगा कहाँ? तिहाड़, या जो भी जिस भी जेल में से शिफ्ट करना होगा कोर्ट के द्वारा वो शिफ्ट कर देंगे। ये है प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि मान लो कि वही मर्डर हुआ, लाश मौजूद है, हथियार भी मौजूद है जिससे मारा गया, लेकिन मर्डरर नहीं है, और पुलिस को अभी तक जो है शक है कि इन लोगों में से किसी एक ने मर्डर किया है। तो पुलिस क्या करेगी? डिमांड करेगी। पहले क्या करेगी? 24 घंटे में उसे प्रेजेंट तो करना ही है, तो 24 घंटे में वो प्रेजेंट तो कर देगी, लेकिन डिमांड करेगी उसके बाद कि सर हमें वापस दे दो, हमें 10 दिन का मौका दे दो, हमें 1 हफ्ते का, 10 दिन का या 15 दिन का टाइम दे दो। हम क्या करना चाहते हैं? हम इसके साथ इंक्वायरी करना चाहते हैं, हम इससे पूछताछ करना चाहते हैं, और हमें भरोसा है कि सर 10 दिन 15 दिन में जो है हम प्रूफ कर देंगे कि इसी इंसान ने मर्डर किया है, या इसने नहीं किया तो किसने किया है। तो पुलिस यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा? पुलिस को वापस इनको छोड़ देगा। इसको कहते हैं पुलिस कस्टडी। और हम लोग जो सुनते हैं इसके लिए वर्ड क्या होता है? जब कोर्ट ने 24 घंटे में मांगा था उस पर्सन को अपने कोर्ट के अंदर, तो उसे कहते हैं डिमांड, और वापस पुलिस अपने लिए पुलिस कस्टडी में उसे ले रही है तो उसे कहते हैं रिमांड। अब पुलिस लेगी उसे रिमांड पे, और फिर उसे 10-15 दिन इंक्वायरी करेगी। अब उसमें ठोक पीट सब ये नॉर्मल है, इसमें नहीं मारेंगे तो फिर कहाँ मारेंगे? इसमें पुलिस वाले ऐसे हाथ करके खड़े रहते हैं कि मौका दो सरकार, मौका दो हमें। अब वो ऐसे हाथ करके खड़े हैं और आगे अब छोड़ेंगे तो हाथ गर्म करेंगे ये लोग। यहाँ पर फिर ये ठोकेंगे पीटेंगे और 10-5 दिन में एक्सेप्ट कर लेगा। फिर कोर्ट में भी जाके वो अगर सेम गवाही दे देगा कि हाँ सर वाकई में किया है, तो उसके बाद फिर क्या करेगा? कोर्ट जुडिशियल कस्टडी भेजेगा, या तो उसे सीधा डायरेक्ट सज़ा सुनाएगा और सीधा तिहाड़ भेज देगा। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा सिस्टम चलता है, इस तरह से पूरी। लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये प्यूनिटिव वाला बताया है, प्रिवेंटिव वाला बाकी है, वो कहानी सुनाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगली क्लास में इससे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ना समझा तो इस आर्टिकल में कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल उस पर्टिकुलर प्रोविजन के बिना बिल्कुल अधूरा है। और उसमें जो समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे जो है सरकार कैसे इस्तेमाल करती है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, और कैसे अंग्रेजों ने इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया था जहाँ से ये आर्टिकल आया था। उन्हीं का आर्टिकल है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे।